नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। दरों में कटौती के बाद बिजनेस स्टैंडर्ड, परमाणु ऊर्जा अपनाने के साथ बचाव भी जरूरी। प्रसेनजीत दत्ता। विकसित भविष्य के लिए जरूरी है प्लेटफॉर्म, रवीश भंडारी। व्यापार युद्ध की नई आशंकाएं, जनसत्ता। हताशा को हर हाल में हराने का हौसला, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। दरों में कटौती के बाद बिजनेस स्टैंडर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने वित्त वर्ष में अपनी आखिरी बैठक और नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में हुई पहली बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक घटाने का फैसला लिया। बाजार भागीदार पहले ही इस कटौती का अनुमान लगा रहे थे। पिछले शुक्रवार के इस निर्णय के पीछे एक कारण कम मुद्रास्फीति का अनुमान भी रहा। रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि मानसून सामान्य रहेगा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 2025 से 26 औसतन 4.2% रहेगा। चालू वित्त वर्ष के लिए इसका अनुमान 4.8% जताया गया था। चूंकि मौद्रिक नीति को भविष्य के हिसाब से बदलना चाहिए और मुद्रास्फीति का अनुमान तय लक्ष्य के भीतर रहने तथा वृद्धि सुस्त होने पर मौद्रिक नीति में ढिलाई बरतन ठीक ही लगता है। मौद्रिक नीति निर्माण के निर्णय के अलावा भी रिजर्व बैंक की कई घोषणाओं का जिक्र यहाँ होना चाहिए। जैसे मल्होत्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि रिजर्व प्रमुख बृहद आर्थिक रिजल्ट्स के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने का काम करेगा। यह स्वागत योग्य बात है क्योंकि मौद्रिक नीति अनुमान की सटीकता पर ही निर्भर करती है। रिजर्व बैंक को इस साल का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अपना अनुमान काफी पटाना पड़ा। गवर्नर ने बैंकों से भी कहा कि अपने पास आया धन रिजर्व बैंक के पास रखने के बजाय मुद्रा बाजार में आपसी कारोबार करें ताकि मुद्रा बाजार मजबूत हो जाए। बैंकों की अनिच्छा के कारण अक्सर प्रणाली में तरलता की स्थिति बिगड़ जाती है और रिजर्व बैंक को दखल देना पड़ता है। मल्होत्रा ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक नियमन की लागत और लाभ में संतुलन साधने की कोशिश करेगा। ऋणदाताओं को राहत देते हुए प्रस्तावित तरलता कवरेज अनुचित दिशा निर्देश टाल दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा अपनाने के साथ बचाव भी जरूरी। प्रसेनजीत दत्ता लेखक, बिजनेस वर्ल्ड और बिजनेस टुडे के संपादक रह चुके हैं और संपादकीय परामर्श फर्म प्रोजेक्ट व्यू के संपादक हैं। एक के बाद एक बजट के परमाणु ऊर्जा का लगातार उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि सरकार के लिए काफी उत्साहित वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर 300 मेगावाट से कम क्षमता पर जोर देते हुए कहा था कि इनके शोध एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिए। इस बार के बजट प्रस्तावों में उसी को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि 2033 तक कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार होकर काम कर रहे होंगे। यह साहसिक कदम है क्योंकि दुनिया भर में ऐसे छोटे रिएक्टर बनाए तो जा रहे हैं मगर अभी यह नहीं पता कि वे लंबे समय तक आर्थिक रूप से कारगर होंगे भी या नहीं। परमाणु ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया तेज करने तथा इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास सही दिशा में है, किंतु जरूरत इस बात की है कि प्रोत्साहन के साथ सुरक्षा पक्की करने के लिए नियामकीय उपाय भी लागू किए जाएं। अंत में सरकार को दुनिया भर में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर नजर रखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र में और भी जानकारी तथा उन्नति होने पर भारत भी तेजी से कदम उठाए। विकसित भविष्य के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म, रवीश भंडारी लेखक, सीएसईपी के अध्यक्ष हैं। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य मुझे आकर्षित तो करता है मगर अपनी बिरादरी के दूसरे लोगों की तुलना में मुझे संदेह भी अधिक होता है। लक्ष्य बेहद करीब नजर आता है जिसकी वजह से और भी लुभाता है। अगर हम बीते जमाने के मॉडल और सबक आजमाते हैं तो इस लक्ष्य से चूक जाना लगभग तय है। यह भी तय है कि बटी हुई भू राजनीति, बिना भरोसे के व्यापार, साझेदार तकनीकी चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन जैसी अनिश्चितताएं बनी रहेंगी बल्कि और भी बढ़ेंगी। इसलिए हमारे पास ना तो गति है, ना ही भू राजनीति, व्यापार या जलवायु हमारे पक्ष में है। किंतु मुझे लगता है कि लक्ष्य इतना आकर्षक तो है कि इसके लिए अधिक यत्न किए जाएं। आखिर में अच्छी नीति वह होती है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले स्वाभाविक बदलावों में मदद करे। लेन देन या सौदों को पुराने तौर तरीके से भविष्य की जरूरतों के माफिक नहीं है। इनसे हमारी रफ्तार घटेगी और मौकों तथा कल्याण के रास्तों में रुकावट भी आएगी। व्यापार युद्ध की नई आशंकाएं, जनसत्ता। सुरेश सेठ।
वक्त बदलने के साथ नई सदी में नए सत्य सामने आ रहे हैं। एक समय था जब सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर रणभेरी बजाती और चक्रव्यूह रचाकर युद्ध लड़ती थी। अब युद्ध शुरू होता और शाम को रोक दिया जाता। यह था युद्ध का नियम। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, युद्ध का रूप भी बदलता गया। अब युद्ध और युद्ध का समाधान राजनीति के प्राथमिकताओं के आधार पर होने लगा है। सेनाएं सेनाओं को नहीं हराती, खजाने को भरने या खाली होने की बेबसी युद्ध पर लगाम लगाती है। पिछले 3 वर्ष से दुनिया कुछ देशों को युद्ध करते देख रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजरायल और हमास का युद्ध, चीन और ताइवान में चल रही तनातनी सामने है। भारत और चीन की क्या बात करें, अब तो समझौता सामने आया है, उसके पीछे भी क्या दोनों देश और विशेष रूप से चीन की व्यावसायिक मजबूरियों का दबाव नहीं है। उधर मैक्सिको ने भी यही आरोप लगाकर कि हम आपराधिक संगठन के साथ सहयोग करते हैं, तो पर कर थोपना गलत है। हम अपने क्षेत्र में दखल कर देने की हर मंशा का विरोध करते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया कि हम भी इस कर वृद्धि का जवाब देंगे। बात यहीं तक सीमित नहीं है, यह तो व्यापार युद्ध की शुरुआत है। अगर इसमें अमेरिका की अपेक्षित सफलता मिल जाती है तो इसके बाद वह तीसरी दुनिया के देशों को भी नहीं बख्शेगा। भारत पर उसकी नजर पहले से ही है, मगर याद रखना चाहिए कि इस तरह की व्यापारिक दादागिरी का जवाब देश के आत्मनिर्भर हो जाने में ही है। तीसरी दुनिया के देश आपस मुक्त व्यापार कर सकते हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें हर देश अपनी मुद्रा में ही व्यापार करता है। अंततः डॉलर के एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक और सशक्त मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में उभरना होगा। फिलहाल अपनी अपनी शर्तों पर अमेरिका से इतर नई उभरती व्यापारिक शक्तियों और तीसरी दुनिया के जागते हुए देशों के साथ भारत जो व्यापार बढ़ाने की नीति बना रहा है या समझौता कर रहा है, वह सही है। उम्मीद है कि वह कुछ देशों की दादागिरी के दबाव में नहीं आएगा। हताशा को हर हाल में हराने का हौसला। हिंदुस्तान। हरिवंश चतुर्वेदी। बीते दिनों आईआईटी रुड़की के बीटेक दूसरे वर्ष की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। इस संस्थान में पिछले 1 साल में आत्महत्या का यह तीसरा मामला था। आईआईटी संस्थानों में देश के प्रखर छात्र छात्राओं को ही दाखिला मिलता है। ऐसे में वहां हर साल आत्महत्या के कई मामलों का सामने आना चिंता की बात है। वास्तव में आईआईटी ही नहीं, देश के हर एक कोनों में विद्यार्थियों की खुदकुशी की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार पिछले 2 दशकों में विद्यार्थियों में जान देने के मामले 4% की दर से बढ़ रहे हैं, जबकि कुल आत्महत्या में 2% की दर से वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक 2014-24 में तो यह पाया गया कि छात्रों में आत्महत्या की दर नौजवानों की जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा रही है। 2014-15 में विद्यार्थियों की आत्महत्या के 6,654 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2023-24 में बढ़कर 13,044 हो गए। हकीकत यह है कि देश में हर 5 से 2 इंसान मानसिक रोगों से पीड़ित हैं और 1 लाख की आबादी पर हमें कम से कम 3 मनोचिकित्सक की जरूरत है। लेकिन यह संख्या बहुमुश्किल 1 भी नहीं पहुंच रही। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और काउंसलरों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बना सकती है? शिक्षित युवाओं में फैल रही हताशा को रोकने में ऐसे उपाय कारगर हो सकते हैं। धन्यवाद।